हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो हमने प्रीवियसली सिलेबस कवर किया था। और इस बार जैसा प्रॉमिस किया था कि लेक्चर लेके आऊँगा मैं, तो ये चैप्टर नंबर 1, राइट। तो आप लोग को एक बात तो बोल देता हूँ कि प्लीज़ वीडियोस देखना शुरू कर दो अभी से ही, ताकि आगे जाके थ्योरी वाइज कोई प्रेशर ना आ जाए आपके ऊपर। क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स से जब तक आप थ्योरी रट नहीं लेते हो तब तक आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। और सिंपल होता है प्रैक्टिकल्स, मैं मानता हूँ, बट बेसिक एक चीज़ होती है, याद रखना। जब भी आप खुद से समझ के कोई सम्स करते हो और वो आगे जाके आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़, याद रखना। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, शुरुआत कर दो अभी से। कि मेरा मानना है कि दुनिया से अगर आगे रहना है आपको, तो दुनिया से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। तो यही सोच के हम लोग ने ये लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। भले एग्ज़ाम्स टाइम हो, बट स्टिल हमें क्या करना है, स्टार्ट करके पढ़ाई शुरू करना है। और देखते हैं हम लोग और कितना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में सर? जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, एंड प्लस आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस क्या कहते हैं इसके बारे में, राइट। तो ये जो नोट्स है सामने रखा, मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, राइट है। थोड़े काम बाकी है, तो मैं आगे जैसे ही ख़त्म हो जाता है आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा। तब तक आप प्लीज़ वीडियोस पे ध्यान दीजिए, और हो सकता है तो आप कहीं बुक पर नोट करके रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है वो करने से पहले हमें समझना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आता है, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या पार्ट है, किसका पार्ट है? और टैक्स का पार्ट है। समझो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्स का पार्ट एक है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ राइट, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोलता हूँ गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट को रेवेन्यू, रेवेन्यू एक सोर्स है। रेवेन्यू को इनकम कहाँ से होता है? बहुत सारे सोर्स है, बट उसमें से एक सोर्स है, एक है वो टैक्स। टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ये सबको पता है, राइट है। गवर्नमेंट कंपलसरी अपने से टैक्स कलेक्ट करती है, एक कुछ लिमिट क्रॉस होने के बाद, या फिर प्लस वो नेचर कैसा है वो टैक्स का, वो बेसिस पे वो क्या कलेक्ट करती है टैक्स पेयर से, राइट। तो यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू एक है, और एक अदर रेवेन्यू है, अदर रेवेन्यू, राइट है। गवर्नमेंट के कंपनीज चलती है, वहां से भी गवर्नमेंट को इनकम आता है, राइट। जैसे बहुत सारे अदर रेवेन्यू है, उससे मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टैक्स जो रेवेन्यू है वो दो पार्ट में आते हैं सर, दो पार्ट में आता है। एक आता है सर डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा आता है सर इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कह रहा हूं मैं? एक इनकम कहाँ से आता है उनको? डायरेक्ट टैक्स आता है, और एक इनकम आता है इनडायरेक्ट टैक्स से। क्लियर है? तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत सारे जगह से आते हैं, बट हमें जो देखना है रेवेन्यू सोर्स, वो टैक्स के बारे में पढ़ना है। तो टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स दो टाइप के रेवेन्यू हो सकते हैं सर, है, हो सकते हैं, है। कितना है सर? डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। इंडिया में तो ये दो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक से। अब बचा क्या है सर? इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है सर। इसके बारे में जो है ना, हमने सेम सेम 5 में हमने पढ़ा था। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत किस में पढ़ना है? हमें सेम 6 में पढ़ना है। तो सिलेबस के हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट टैक्स को फर्स्ट पार्ट में रखा था, और इनडायरेक्ट टैक्स को ये सेकंड सेम में रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमने वहां पर पढ़ा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हम यहाँ पर पढ़ने वाले। अब यह दोनों में जो डिफरेंस है वो आगे जाके मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा क्या होता है ये चीज। आपको थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इन द सेंस एमसीक्यूज जो बोलते हैं, राइट। एमसीक्यूज देखो याद रखना, एमसीक्यूज जब तुम अगर एमसीक्यूज भी आते हैं ना, तो एमसीक्यूज भी हर एक चैप्टर के कहीं ना कहीं से लाइन उठ के आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मतलब
एग्जाम के दिन एक बार देख के जाओ तो आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो तो आपको एमसीक्यू आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखना। एमसीक्यू हो या फिर वो थ्योरी लिखने वाला पार्ट हो, दोनों में पढ़ाई पूरा करना पड़ता है हमें, तब जाके हमें पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आने वाला है वो बेसिस पे पढ़ाई करो, ना कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो। आज तुम लोग, आप जो पेंडेमिक में चल रहे हो ना, ये जो हम लोग का सिचुएशन है, वो सिचुएशन में ना सबसे खराब चीज है ना पढ़ाई पे हो रही है इफेक्ट, राइट। पढ़ाई लोग कम कर रहे हैं और ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं अदर एक्टिविटीज पे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, वो इज्जत से जो है ना आपका जो सिलेबस वो अच्छे से एक बार पढ़ लो, और उसके बाद में जो एग्जाम्स दो तो उसके बाद में जो रिजल्ट आएगी वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होगी। और रही बात आगे जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, वहां पर एमसीक्यू नहीं चलता है, वहां पर डिटेल में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ऐसे टाइम पे तुमको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ क्या है यहाँ पर, राइट। तो प्लीज पूरा डिटेल में पढ़ाई करो, डिपेंड मत रहना एमसीक्यू आएगा या फिर कुछ लिखने आएगा, कुछ इस पे आएगा, राइट। तो कुछ भी डिपेंड मत रहना, पूरा अपने को क्या करना है, ऐसा सोच के करना है कि हम लोग सिर्फ थ्योरी दे रहे हैं, पूरा पूरा डिटेल में लिख के हम लोग 100 मार्क का अटेम्प्ट करने वाले, वैसा टाइप का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। उससे पहले हम लोग ने यहाँ पर जो नोट्स में मैंने लिखा है, वो नोट्स में क्या लिखा है वो एक बार समझ के लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो इग्नोर करना, बट आपके पढ़ाई के लिए बेस्ट है, ठीक है। हो सकता है तो मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो सर, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा है सर, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन देने वाले, इंट्रोडक्शन देने से पहले मेरे को टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, राइट, और डेफिनेशन, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, रुको मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। चलो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में, टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस और सम अदर टाइप ऑफ लेवी इम्पोज्ड ऑन द टैक्स पेयर। देखो टैक्स क्या है, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस है, मतलब गवर्नमेंट अगर तुम कुछ कमाते हो या फिर कुछ है, मतलब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस मैं बता दूंगा। फिलहाल तो गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल में, वहां पर क्या करती है, वहां पर क्लियरली लिखती है मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ पब्लिक से फॉर रनिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाना है ना, राइट। गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, तो वो कंपलसरी बन जाता है। अगर आप कुछ कमाते हो, जैसा हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था, आप कुछ इनकम कमाते हो तो इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है, तो जितना ज्यादा कमाओगे उतना डायरेक्ट टैक्स आपको भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स, राइट। तो वही बोल रहा है कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज, अगर तू कमा रहा है तुमको भरना पड़ेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस लगता है, राइट। उसके बाद में सम अदर टाइप ऑफ लेवी इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर, तो कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस और वही चीज क्या है, इम्पोज किया जाता है। लेवी का मतलब चार्ज करना, राइट, लेवेबल और टैक्सेबल बोलते हैं ना, वैसा चार्ज करना, इम्पोज करना ऑन टैक्स पेयर, मतलब मैं टैक्स पेयर हूं, या फिर इंडिविजुअल हो सकता है टैक्स पेयर, या फिर पर्सन का डेफिनेशन याद है, इनकम टैक्स में पढ़ा था, पर्सन इंक्लूड्स एचयूएफ, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारे थे, राइट। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में ही पर्सन का डेफिनेशन है, पढ़ेंगे अपन आगे जाके डिटेल में, ठीक है। इसलिए तो ये चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या दिया, डेफिनेशंस भी दिया है ना, तो आगे जाके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अपन कि पर्सन का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या याद रखो, टैक्स पेयर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, लीगल एंटिटी हो सकता है, राइट। बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन करता है चार्ज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, राइट। रुको, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, रुको, हाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है इन ऑर्डर टू फंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का अलग अलग एक्सपेंडिचर से, वो एक्सपेंडिचर के लिए पब्लिक से टैक्सेस कलेक्ट करती है। वो एक्सपेंडिचर का यूज क्या होता है सर, वो एक्सपेंडिचर अपने लिए ये यूज करती है, पब्लिक के लिए यूज करती है, जैसे रोड बना लिए, राइट है, स्कूल में स्कूल बना लिया, गवर्नमेंट स्कूल होता है, राइट।
तो ऐसे में क्या होता है, सब फैसिलिटीज वो घूम फिर के टैक्स पेयर का इनडायरेक्ट वे में अपने को आ जाता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हो गया सर। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अ फेलियर टू पे, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरना रह जाता है तो सामने वाला गवर्नमेंट क्या अपने से इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये वो केसेस विसेस कर सकती है, उसके पास पूरा पावर है, राइट। तो बोलते हैं अलॉन्ग विद द इवेशन, इवेशन का मतलब होता है टैक्स को ये करना, मतलब नहीं भरने को बोलता है, टैक्स को ना भरना, उसी को इवेशन कहते हैं, राइट। इवेशन और रेसिस्टेंस ऑफ टैक्स इज पनिशेबल बाय लॉ। तो क्या बोल रहा है सर, भाई तू अगर भरेगा नहीं तो पनिशेबल है, और ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस है, राइट। गवर्नमेंट को चाहिए वो अदर एक्टिविटीज में स्पेंड करेगा, वो एक्टिविटीज घूम फिर के किसको बनेगी, अपने को ही आएगी, राइट। नेक्स्ट, टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो मैंने अभी बताया था यहाँ पर, राइट, यहाँ पर बताया था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बन के, ये मतलब टैक्सेस में दो पार्ट डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, देयर टैक्सेस आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पब्लिक रेवेन्यू, राइट। पब्लिक रेवेन्यू है, राइट, सिंपल चीज है, पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है, और पब्लिक को बाद में क्या किया जाता है, उसको वही पैसे पब्लिक के फैसिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। गवर्नमेंट का काम ही है, राइट, पब्लिक के लिए काम करो। नेक्स्ट क्या है सर, टैक्सेस कंपलसरी पेमेंट, ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट। विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट मतलब क्या है सर, अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरता हूं तो इसका मतलब अगर 400 रुपए मैंने टैक्स भर दिया समझो आज, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट को 400 का फैसिलिटी लाके दे देगी, ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, वही 410 लोगों से कलेक्ट करके उसको 4000 बना के वो 4000 का एक सर्विस देगा गवर्नमेंट, ठीक है, सबके लिए होगा वो सर्विस। तो वैसा उसको इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट मिलेगा, बट डायरेक्टली कुछ नहीं मिलने वाला उसको बेनिफिट, ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है आपको, राइट। आगे क्या बोलता है, टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन फैसिलिटीज, कॉमन बेनिफिट्स। क्या हो सकता है कॉमन बेनिफिट, जैसा रोड्स हो गया, पब्लिक टॉयलेट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, डैम्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन दिया, गवर्नमेंट देखो याद रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना वो पॉइंट्स को ना वहीं पर रट लेने का, ज्यादा सोचने का नहीं उसके ऊपर। मतलब देखो आपको समझ में तो आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बट उसको याद कर लेना, कहीं पे पॉइंट्स बना लेना। ऐसे इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, इंट्रोडक्शन में तो तुम्हारा काम क्या बनता है, हाँ सर कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस, हाँ ये पब्लिक रेवेन्यू, हाँ सर, उसके बाद में कुछ तो हम लोग ने एग्जांपल्स पढ़े, राइट, उसके बाद में कंपलसरी पेमेंट्स है, ऐसे मतलब ये पॉइंट्स जो है ना याद करो, रट लो, एक जगह लिख लो, या फिर इससे क्या होता है ना, आपको कभी फिर से इसको आएंगे ना आप तो 2 मिनट लगेगा आपको ये सब समझने में, राइट है। पूरा पीडीएफ आप है ना, ये पीडीएफ शायद 13 to 14 पेजेस का है, बट आप बैठ के जो है ना 15 मिनट में खत्म कर सकते हो, तो कोशिश करो ऐसा। यहाँ पर तो डार्क करके दिया है मैंने, वो डार्क को अच्छे से याद कर लेना, खुद ब खुद आप एग्जाम्स में लिखोगे ज्यादातर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे बात किया है सर, टैक्सेस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सर अभी तो बात किया, 2 कैटेगरी में टैक्सेस को बांट दिया गया है, 2 कैटेगरी क्या है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना है हमें अभी, राइट। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं वो पहला मैं टिक मार्क करके लेता हूं, उसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। क्या लिखा है, टैक्सेस विच पेड बाय अ person on whom it is legally imposed and the burden on cannot be shifted। क्या लिखा है, ये बर्डन का कुछ बात किया है, कैन नॉट बी शिफ्टेड का बात किया है। टू एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, द पर्सन टू whom the collect cannot be shift the burden to anyone else। तो यहाँ पर इन लोग ने ना बर्डन शिफ्ट के बारे में बात की है, बर्डन शिफ्ट के बारे में बात की है, ठीक है। बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो किसी और के ऊपर, देखते क्या है सर। बाद में क्या लिखा है, thus the impact and the incidence of tax are on a same person। मतलब जो टैक्स का जो बर्डन है वही पर्सन पे होगा, इम्पैक्ट और इंसिडेंट, जो टैक्स जिस पे भरना था और उसी को भरना है, मतलब इनडायरेक्टली जिस, राइट। द टैक्स पेयर इज अ टैक्स बियरर, मतलब सर जो टैक्स पे करने वाला है उसी को बियर करना पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, राइट है, हमको जहां तक पता है टैक्स जिसको भरना होता है उसको भरना होता है, थोड़ी दूसरे को पकड़ेंगे, राइट।
राइट, आप जो बोल रहे हो वो भी राइट है, बट आपने डायरेक्ट टैक्स देखा, इनडायरेक्ट टैक्स अभी तक देखा नहीं है, राइट। तो चलो इसमें एग्जांपल्स क्या दिया उन्होंने, एग्जांपल्स दिया सर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल टैक्स गेन। सर ये सब चीज हम किधर देखे थे, डायरेक्ट टैक्स, अपने डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में देखे थे जो सेम 5 में था। सर वेल्थ टैक्स नहीं था, बट कैपिटल टैक्स गेन तो था, इनकम टैक्स था, वेल्थ टैक्स भी एक टैक्स है, राइट, जो इनकम टैक्स जैसे ही है वेल्थ के ऊपर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें डेफिनेशन में कुछ बर्डन शिफ्ट के बारे में बात किया और कहा गया है कि टैक्स पेयर ही टैक्स बियरर होता है, राइट, ऐसा कुछ वर्ड्स यूज किया है। ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। मैं हर एक चीज एक एक करके आपको सब समझा दूंगा। ये पहला डायरेक्ट टैक्स के ऊपर हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन ऑफ द टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड। सर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है ना कैन बी शिफ्टेड बोल रहा, मतलब शिफ्ट कर सकता हूं मैं, और यहाँ पर ऊपर क्या बोल रहा था, शिफ्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या बोला था, बर्डन शिफ्ट, क्या बोला था इसमें, कैन नॉट बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड। और यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, बर्डन जो है शिफ्ट, यस पॉसिबल, हो सकता है। चलो ठीक है। द इम्पैक्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स आर ऑन डिफरेंट पर्सन। देखो क्या बोलते हैं, यहां पर क्या था, सेम पर्सन था, राइट, सेम पर्सन, और यहां पर क्या डिफरेंट पर्सन, तो दोनों भी क्या बोल रहा है अभी ये, सॉरी, सेम पर्सन और यहां पर डिफरेंट पर्सन, बोलता है दो अलग पर्सन हो सकते हैं। यहां पर ऊपर क्या था, डायरेक्ट टैक्स में दो अलग पर्सन नहीं हो सकते, वो एक ही बंदे पे क्या आएगा, टैक्स चार्ज भी होगा, बियर भी किया जाएगा वही। और यहाँ पर डिफरेंट पर्सन हो सकता है, मतलब टैक्सेबल पर्सन कोई और है और भरने वाला कोई और है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हेंस इन केस ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स द टैक्स पेयर इज नॉट अ टैक्स बियरर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये हमने ऊपर पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स में उल्टा था, टैक्स पेयर ही टैक्स बियरर बनेगा, और यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, चलो बाद में बात करेंगे, एक्साइज ड्यूटी है, मतलब इसमें सिर्फ जीएसटी नहीं आता इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स आते हैं, राइट है, एक्साइज ड्यूटी आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सर सबसे पहला ये जो आप बात कर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का, वो ठीक से समझ में नहीं आया सर, ठीक है ना। मैंने कौन सा कहा कि मैंने समझा दिया आपको ये चीज़। मैं अब इसका जो है ना नीचे जो टेबल बनाया है, टेबल में आपको एक एक सेंटेंस आपको प्रॉपरली समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कंपैरिजन दिया है मैंने, किसका कंपैरिजन किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। चलो क्या है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। देखो कितना मस्त करके दिया है। तो ये जो टेबल है ना, नॉर्मली थ्योरी में पूछा जाता है, राइट, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो ये हमेशा टेबल याद रखना। इसके पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने इधर लिमिटेड पॉइंट्स कवर किया है, राइट। तो वो पॉइंट्स याद करके थोड़ा अपना कॉमर्स स्टूडेंट्स बाहर निकालो, मतलब कॉमर्स जो है क्वालिटी आपके अंदर वो बाहर निकालो, कि एक पॉइंट पढ़ते तुमको 4 क्लिक होना चाहिए। जैसा होता है ना एग्जाम्स में, अपन को 2 लाइन याद होता है, अपन 20 लाइन लिख के आ जाते हैं उसके ऊपर, राइट। तो उसको कॉमर्स स्टूडेंट बोलते हैं, वो क्वालिटी होता है हम लोग में, सिर्फ 2 लाइन से वो 20 बना सकते हैं उसको। तो सेम यहाँ पर भी जो है, कोशिश करो ये पॉइंट्स को देख के और पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, और बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड लेके लगा दिया है। चलो अभी एक एक करके हम लोग समझ के लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, ओके। तो फर्स्ट क्या बोलता है, इट इज लेविड, लेविड का मतलब चार्ज करना, टैक्स चार्ज करना। इट इज लेविड ऑन इनकम एंड एक्टिविटीज कंडक्टेड, मतलब तुम ये जो है ना, ये जो है ये किस पे चार्ज होता है सर, ये होता है सर इनकम पे चार्ज होता है, इनकम पे चार्ज होता है, इनकम पे चार्ज होता है, राइट। जैसा इनकम कमाया तुमने, बिजनेस करके इनकम कमाया, सैलरी करके इनकम कमाया, हाउस प्रॉपर्टी करके इनकम कमाया, राइट है। अदर एक्टिविटीज मतलब अपने कुछ गुड्स, मतलब आपने क्या किया, सेल किया, क्या प्रॉपर्टी को सेल किया, तो वहां से आपको कैपिटल गेन मिला, राइट। आपने प्रीवियस ये पढ़ा होगा अपने प्रीवियस सेम में, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर होता है, इनडायरेक्टली। मैं एक ही वर्ड्स बोलना चाहता, इनकम कमाए तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स में कवर होता है वो। डायरेक्ट टैक्स मतलब मैं आया, देखा,
आपने इनकम कमाया तो मैं डायरेक्टली आपसे कलेक्ट कर लिया, खत्म। आपने कमाया तो आपको देना पड़ेगा, ये बोला डायरेक्ट टैक्स बोलता है, ठीक है। लेविड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है, किस पे लेविड होता है, इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे लेविड होता है। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर आप, यहाँ पर जो है हम जो कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं, और दूसरी जगह इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स भरते हैं। मतलब सर तुम अगर कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखते हो वहां पे एमआरपी प्राइस होता है, राइट है, और एमआरपी के नीचे जो है ना एक ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। देखा है कभी, ध्यान दिया है? नहीं देखा है तो प्लीज आपके सामने हाथ में जो भी है प्रोडक्ट घर पे पड़ा होगा बहुत सारे चीज, राइट, कोई भी एक पाउडर का डब्बा उठा लो या फिर कोई वैसलीन ले लो, कुछ भी ले लो, राइट, जिसमें एमआरपी लिखा होगा, जो ब्रांडेड है, राइट, वैसा वाला देख बोल रहा हूँ। कोई फालतू वाला चीज उठा के मत देखना, मेरे को मिल नहीं रहा है मत बोलना, राइट। तो वैसे वाला प्रोडक्ट उठाना और एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में देखना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होगा। उसके मतलब क्या, उसका मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो है ना सब टैक्सेस इंक्लूड है। सब टैक्सेस मतलब जैसे जीएसटी टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, वैट, कस्टम विस्टम, सब इंक्लूड करके वो प्राइस बना हुआ है। आप जो है ना 10 रुपए वाली चीज जो है ना 15 में खरीदते हो, मतलब एमआरपी उसको अगर वो बनाने का खर्चा सब मिला के 10 रुपए होगा, तो सामने वाला सब होलसेलर रिटेलर सब ऐड विड करके प्रॉफिट लास्ट एमआरपी प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना दिखाता है, वो 15 दिखाता है समझो। तो 15 के अंदर बहुत सारे टैक्सेस है, राइट, बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड ऑलरेडी किया गया है, और वो कलेक्ट किससे किया जाता है, कस्टमर से किया जाता है। किससे किया जाता है वो कलेक्ट, कस्टमर से किया जाता है। मतलब कस्टमर आता है, वो 15 रुपए का प्रोडक्ट देता है, मतलब 15 रुपए देता है और उसकी जगह वो प्रोडक्ट लेके जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने टैक्स भर दिया है गवर्नमेंट को। तो उसमें का सम पोर्शन ऑफ दैट 15 रुपीज कौन कौन लेता है, सेलर लेता है आपसे, बट वो जाके किसको भरता है, गवर्नमेंट को भरता है इनडायरेक्ट वे में, राइट। इनडायरेक्ट वे में क्या करता है वो, गवर्नमेंट को जाके उसको पे कर देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, हम टैक्स भरते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। क्या बोला मैंने, हम टैक्स भरते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है, हम जाके दुकान में पैसे देके भी आ जाते हैं शॉप में, राइट। तो ये डिफरेंस है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, मैं अगर इनकम कमा रहा हूं, मैं सैलरी कमा रहा हूं, तो मुझे क्या करेगा, गवर्नमेंट आके मेरे से बोलेगी भाई टैक्स भर, मतलब गवर्नमेंट खुद से आएगी मेरे पास, या फिर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरा इनकम ये है और मेरा टैक्स ले लो ये, राइट। और सेकंड जगह गवर्नमेंट खुद नहीं आती, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोडक्ट पे टैक्स भर के रख देती है, आपको सिर्फ खरीदना है, जैसा खरीदा प्रोडक्ट गवर्नमेंट को टैक्स चले गया। समझ रहे हो बात। तो एक होता है एक्टिविटीज इनकम के ऊपर, दूसरा होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर। समझा, क्लियर है, दो अलग चीज। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ऊपर पॉइंट था बर्डन वाला। देखो कल अगर आप टीवाई बीकॉम पास हो जाते हो, या कोई सीए का कोर्स कर लेते हो, या कोई भी कोर्स कर लेते हो, आप एमबीए कर लेते हो, आप है ना 10 साल के बाद है ना मस्त करोड़ों में कमा रहे हो, राइट, करोड़ों में कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपसे क्या बोलेगी, भाई पहले तू जो कमाता था 10 लाख कमाता था, तो आपसे 10 लाख का टैक्स लेती थी, 10 लाख के ऊपर टैक्स लेती थी, राइट। आप अभी इसके बाद में ना 10 करोड़ कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई अभी 10 लाख के ऊपर नहीं, अभी 10 करोड़ के ऊपर दे दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो गवर्नमेंट आएगी आपसे कलेक्ट करेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर वो 1 करोड़ है ना मेरा नहीं है, मतलब मुझसे मत कलेक्ट करना, मेरे घर वालों से कलेक्ट करना, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वो लाइबिलिटी आपकी, आपने कमाया तो आपके ऊपर ही चार्ज होगा। तो इनकम जो कमाता है उसी के ऊपर वो टैक्स लिया जाता है, उसको बोलेंगे सर डायरेक्ट टैक्स। जो बर्डन डायरेक्टली किसके ऊपर आता है, टैक्स पेयर के ऊपर आता है, जो बियरर भी वही होता है और टैक्स पेयर भी वही होता है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जैसा पापा, राइट, पापा ने बोला बेटा तू टीवाई बीकॉम क्लियर कर ले, मैं तुझे मोबाइल दिलाऊंगा, राइट है। तो बेटा बोला वेरी गुड, मेरे को आईफोन चाहिए, हो सकता है, राइट। तो पापा ने उनको आईफोन दिलाने का वादा भी किया, और गलती से टीवाई भी पास हो गया बेटा, राइट। तो ऐसे टाइम पे जब पापा मोबाइल शॉप में जाके
पे करते हैं, राइट, पे करेंगे ना आईफोन के लिए, पे करेंगे और आईफोन लेंगे। मेरे को ये बताओ टैक्स गया किसने भरा टैक्स? ऑब्वियसली पापा ने भरा टैक्स। पैसे कौन दे रहा है? पापा दे रहा है, राइट। तो पापा ने टैक्स भरा और मोबाइल लेके आ गए। अब मोबाइल लेके पापा को तो यूज करना नहीं आता है वो मोबाइल, राइट। और पापा ने वैसे भी कमिट करके रखा है कि बेटा तुझे मोबाइल दिलाऊंगा मैं। तो ऐसे टाइम पे पापा क्या करेगा? मोबाइल दे देंगे बेटे को। अब बेटा बैठ के मस्त यूज कर रहा है उसको। टैक्स किसने भरा है? पापा ने भरा है। बट यूज कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है, राइट है। कल कुछ भी हो जाए मोबाइल यूज करके, मतलब इनडायरेक्टली यूज कौन कर रहा है वो देखो, बेटा कर रहा है यूज, और पापा यूज नहीं कर रहा है, बट पापा ने टैक्स तो पे किया ना। तो बर्डन जो है टैक्स का वो शिफ्ट कर सकता है। मतलब यूज कौन कर रहा है? बेटा, बट उसका टैक्स बर्डन किसके ऊपर है? पापा के ऊपर है। तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। बट ऐसा होता है इनकम टैक्स में, मैंने सैलरी कमाया, मैंने घर पे दे दिया मम्मी को, और इनकम टैक्स को बोलूंगा मम्मी यूज कर रही है, मम्मी से ले लेना, मेरे से मत लेना। ऐसा होता है क्या कभी? इनकम टैक्स मेरे पे आएगी घूम फिर के, राइट। तो सेम टैक्स बर्डन शिफ्ट हो सकता है किस केस में? इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और गुड्स जब ये करता है, जैसा फॉर एग्जांपल सेकंड ट्यूशन लेक्चर, ठीक है, लेक्चर ले रहा हूँ, समझो आप मेरे यहाँ पर क्लास लगा दिए, ठीक है। अब क्लास लगा लिए, आप तो TY BCom के हो, तो आपने मुझे फीस दे दिया, चलो 15,000 आपने मुझे फीस पे किया। बट आपने जेब से नहीं पे किया, आपके पापा ने पे किया। मतलब सर्विसेज के लिए आपके पापा ने पे किया, बट सर्विस किसको दे रहे हैं? मैं आपको दे रहा हूँ सर्विस। तो सर्विस आपको दे रहा हूँ, पापा पे कर रहा है, तो बर्डन किसके ऊपर है? टैक्स का पापा के ऊपर है। बट जो सर्विस, गुड्स एंड सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव आप कर रहे हो। समझ रहे हो मेरा बात? तो जो बर्डन है शिफ्ट हो सकता है किस केस में? इनडायरेक्ट केस में। अब कल पापा का दिमाग घूम गया, पापा ने बोला यार बेटा पढ़ता ही नहीं है, ये 15,000 वेस्ट हो जाएगी, राइट है, लेक्चर भी अटेंड नहीं करता है। तो पापा बोले मैं TY पढ़ूंगा अच्छे से। तो दूसरे दिन आके ना खुद बैठ गए लेक्चर में। हो सकता है ये, पापा का दिमाग खराब है तो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो आके बैठ गए पापा लेक्चर में। अब मैं सर्विस किसको पे दे रहा हूँ? पापा को। पे किसने किया? पापा ने। मतलब टैक्स पेयर भी हुए, बेयरर भी हुए, राइट। तो दोनों भी, सर्विस भी उनको जा रहा है, टैक्स भी वो कर रहा है। ऐसा भी केस हो सकता है। सेकेंड, सर्विस उनको मतलब बेटे को जा रहा है और बर्डन किसके हाथ में? मतलब दो अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिंपल चीज है, समझा? आगे बढ़ते हैं। इट इज पेड डायरेक्टली टू अ पर्सन कंसर्न, राइट है, जो पर्सन का है उसी को पे करना पड़ेगा। और यहाँ क्या? इट इज पेड बाय वन पर्सन बट रिकवर्स द सेम फ्रॉम द अनदर पर्सन हु एक्चुअली बियर द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर है, मैं बोल रहा हूँ ना, बेटा कंज्यूमर है और पिताजी क्या है? टैक्स पेयर है। तो सेम वही बोल रहा है, एक पर्सन नहीं हो सकता, दो अलग पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही पर्सन तो डायरेक्टली उसी को पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज पेड आफ्टर द इनकम रीचेस इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। याद रखना डायरेक्ट टैक्स में स्लैब्स होते थे, राइट है। 2.5 लाख के ऊपर जाओ, 3 लाख के ऊपर जाओ, 5 लाख के ऊपर जाओ, इतना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा, इतना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा, राइट। मैं अज्यूम करता हूं आपने पढ़ा होगा कि 2.5 लाख के ऊपर जाओ या 3 लाख के ऊपर जाओ 10% से लगेगा, 5 लाख के ऊपर जाओ 20% से लगेगा आपको टैक्स, 10 लाख के ऊपर जाओ 30% से लगेगा आपको टैक्स। तो ये टैक्स स्लैब्स है। एक इनकम लेवल बढ़ते 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 जाएगा, तो वो उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है? टैक्स भी बढ़ता जाता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब टैक्स बढ़ते जाओ, जितना अमीर उतना ज्यादा टैक्स भरेगा, जितना गरीब उतना कम टैक्स भरेगा, राइट। ये होता है डायरेक्ट टैक्स में, एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक गरीब इंसान भी आता है ना, अगर मेरी सैलरी बोलता है 1 लाख की सैलरी है मेरी, राइट है, पूरा साल भर में मैं 1 ही लाख कमाता हूँ, और आपकी सैलरी आप पूरा साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाते हो। हम दोनों जब जाएंगे ना शॉप में मुझे क्या खरीदना है, राइट। मैंने क्या किया? एक वैसलीन का डिब्बा ले लिया, राइट। वो था वैसलीन का मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लिया। वो कितने का था सर? वो समझो 500 रुपए का था, मान के चलो, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो मेरा इनकम लो है, राइट। तो ऐसे टाइम पे मैं 500 रुपए पे करके भी गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहा हूँ? उतना ही दे रहा हूँ जितना वो इंक्लूड है उसके अंदर टैक्स। बट वो जो
वो बंदा जो आप मतलब राइट, आपके पास करोड़ों रुपए और आप भी वो जो वैसलीन का डिब्बा खरीदते हो, तो वो भी आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा, सेम टैक्स पे करना पड़ेगा, भले मैं हूं या वो, राइट। तो इसको बोलते हैं सर, थोड़ा क्या होता है, बायस बन जाता है, प्रोग्रेसिव नहीं है ये, राइट। अमीर हो या गरीब हो सबके लिए क्या है, एक ही टैक्स अमाउंट होगा, ये इनका इनडायरेक्ट टैक्स का वे, राइट। कोई भी गुड्स खरीदो, मैं खरीदूं या कोई फिल्म स्टार खरीदे, दोनों के लिए क्या रहेगा, टैक्स तो सेम ही रहेगा, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक थोड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इस चीज के लिए, राइट। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है देखो, इट इज पेड बिफोर द गुड्स एंड सर्विसेज। ये कब पे किया जाता है, आफ्टर, जब आप इनकम कमा लेते हो तब, तब क्या करते हो आप, इनकम टैक्स पे करते हो। बिना इनकम के आप यहाँ पर कैसा सर, गुड्स एंड सर्विस हम लोग ले कंज्यूम भी नहीं किया रहेगा, सिर्फ जस्ट शॉप में जाके लेके आए तो इनडायरेक्ट टैक्स भर दिया आपने, आपको पता भी नहीं चला, राइट है। वहां पे कैसा इनकम आने के बाद टैक्स भरते हैं, और यहाँ पे कैसा इन गुड्स एंड सर्विस यूज करने से पहले टैक्स भर देते हैं हम लोग। उसके बाद में टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, और ये टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजीली, राइट है भाई। दुकान में शॉप में जाके अगर मैं डायरेक्टली खरीदता हूँ कोई चीज और वहीं पे टैक्स भर दिया जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, जितना बार शॉपिंग करोगे उतने बार आप टैक्स भरोगे, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इधर डायरेक्ट टैक्स में उनको क्या प्रॉब्लम है सर, कि आप कमाते हो तो कुछ लोग कमा के ब्लैक मनी भी संभाल के रखते हैं, ब्लैक मनी मतलब उस पर टैक्स नहीं भरते, हो इवेशन करते, भाग जाते, रिटर्न ही नहीं भरते इनकम टैक्स के, तो गवर्नमेंट के पास इनकम कैसा पहुंचेगा, राइट। तो कलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि तुमने जितना कमाया तुम आके रिटर्न भरोगे, टैक्स भरोगे, राइट। बट इधर केस में क्या होता है, गवर्नमेंट को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद ब खुद क्या होता है, खुद ब खुद टैक्स कलेक्ट हो जाता है उससे, राइट। नेक्स्ट क्या एग्जांपल में दिया है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, राइट, कैपिटल गेन टैक्स, और एग्जांपल में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये बात आती है आगे पॉइंट, व्हाट इज जीएसटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइज, हम लोग अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हमको पढ़ना है, पूरा सिलेबस अपना जीएसटी के ऊपर है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स भी आता है, एक्साइज भी आता है, बहुत कुछ आता है, राइट। तो वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है अपना सिर्फ जीएसटी के लिए बना है, राइट। वो भी इसमें से बहुत बेसिक प्रोविजंस है, राइट, वो हमने अच्छे से समझ के लेना है अपने एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, राइट, एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। अब व्हाट इज जीएसटी यहाँ पर लिखा है मैंने, राइट। क्या लिखा है सर, व्हाट इज जीएसटी। अब ये व्हाट इज जीएसटी करने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत है ना जीएसटी के बारे में समझ के लेते हैं। जीएसटी क्या बोल रहा है, ये आया कब था, सबसे पहले याद रखना डेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आया कब था, 1 जुलाई 2017। देखो इसके 10 साल पहले से इसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा था, वो सब मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आपके पास नोट्स होगा, मैंने कहा है मनन प्रकाशन देख लेना, ठीक है। तो आप खरीदते हो तो नोट्स अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आपको क्या चल रहा है जीएसटी में स्टार्ट टू एंड तक, क्या क्या हुआ वो सब पता चल जाएगा, राइट है। वो एक आपका थ्योरी अपना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी जब आया था, राइट, जीएसटी जब आया था उससे पहले जो है ना बहुत सारे टैक्सेस थे, उससे पहले क्या थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, इवन आजकल मतलब 1-2 टैक्सेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो वो क्या टैक्सेस थे, कैसे बना, तो कैसा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्सेस थे और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्सेस थे, राइट। तो दोनों मिलके क्या करती थी, पहला चलता था इनका जो भी है। बट उसके बाद ना जीएसटी लाना था। जीएसटी क्या कह रहा था सर, 1 नेशन 1 टैक्स, समझ रहे हो, एक नेशन एक ही टैक्स, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1700 टैक्स रख के हमें कंफ्यूज नहीं करना है अपने जो है पब्लिक को। तो ऐसे इसीलिए इन्होंने क्या किया, सब टैक्सेस जो है जितने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्सेस पड़े थे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्सेस पड़े थे, दोनों ने हाथ मिला लिया और कहा चलो हम क्या करते हैं ना, ना तुम्हारा ना मेरा, हम लोग है ना एक झोली बना लेते हैं मस्त बड़ा सा, राइट, और उसमें अपने अपने टैक्सेस डाल दो भाई, सेक्रीफाइस करो, तुम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करो, हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करें, ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिला के फिर
एक ही टैक्स बनाएगा उसको और उसको नाम दे देंगे जीएसटी। उसको क्या नाम दे देंगे हम? जीएसटी नाम दे देंगे। तो ऐसे सेक्रीफाइस करते वक्त है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ देना पड़ा टैक्सेस, और टैक्सेस मतलब उनके हाथ में जो टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर था कि हम लोग वो सेंट्रल एक्साइज ले सकते हैं, हम लोग सर्विस टैक्स ले सकते हैं, ऐसा मतलब पावर्स थे सबके, दोनों के पास कुछ, राइट। तो ऐसा टाइम पे दोनों आए सामने और एक झोला में क्या कर दिया उन्होंने, अपने अपने टैक्सेस भर दिए और पूरा झोला पकड़ लिया और उसको क्या बोल दिया, ये जीएसटी है, अभी से एक ही टैक्स बोला जाएगा, सब टैक्सेस को एक ही टैक्स नाम दिया और जीएसटी नाम दिया। तो कोई कभी पूछे आपसे कि कितने टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी बनने के लिए, तो पॉइंट क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए 17 टैक्सेस क्या हुए, मर्ज हुए। 17 टैक्सेस क्या हुए, मर्ज हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे। तो सर वो कौन से टैक्सेस थे जो मर्ज हुए, हमें देखना है एक बार, राइट है। तो ये मैं नोट्स में तो नहीं दे रहा हूँ, मैंने अलग से बगल में इसको बना के रखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपको चाहिए तो लिख के ले सकते हो या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है, राइट, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो सबसे पहला क्या है सर, चलो सबसे पहला है सेंट्रल टैक्सेस। सेंट्रल टैक्सेस किसका था सर? ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का था, दोनों मिलके हाथ मिलाए ना, राइट। तो ये किसका था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। और उसके बाद में नीचे अगर देखोगे आप तो ये किसका था? स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे। ये सब मिलके मर्ज हो गए, राइट है, सब मिलके क्या हो गया, मर्ज हो गया और सबको मिलके एक कॉम्बिनेशन नाम क्या मिला, जीएसटी नाम मिला। अब इसमें क्या था, फर्स्ट वाला कौन सा था सर? फर्स्ट वाला अगर देखोगे आप तो फर्स्ट वाला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सर ये किस पे लगता है सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी? ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। किस पे लगता है? अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कुछ प्रोडक्ट्स पे आज भी क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी वो झोला में डाल दिया गया है और उसके जगह पे जीएसटी नाम बना दिया उसको, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सेक्रीफाइस किया सेंट्रल एक्साइज देके। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट सर्विस टैक्स। सेंट्रल के पास सर्विस टैक्स भी था, सर्विस कोई प्रोवाइड करता था, मतलब ट्यूशंस ले रहा हो तो उसका सर्विस में दे रहा हो, तो वो भी टैक्स किसका कलेक्ट करना था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था उसका टैक्स कलेक्ट करने, वो भी क्या किया, जीएसटी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा उनको। उसके बाद में ड्यूटीज ऑन एक्साइज, मतलब ये एक्साइज का ही ड्यूटी है, कुछ अलग नहीं है, ये एक्साइज का ही ड्यूटी है, राइट है। ये किसका ड्यूटी है? एक्साइज का ही। अरे यार क्या आ रही है, हाँ ये किसका ड्यूटी है सर? एक्साइज का ड्यूटी है, एक्साइज का ही ड्यूटी है ये। इसमें सेंट्रल, जैसा यहाँ पर पड़ा, सेंट्रल एक्साइज और एक्साइज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर भी कुछ एक्साइज था, उनको वो भी क्या करना पड़ा, देना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो वो भी यहाँ पर जीएसटी में ऐड किया गया है। उसके बाद में एडिशनल ड्यूटी ऑन ड्यूटीज ऑफ एक्साइज स्पेशल गुड्स इंपॉर्टेंस। तो क्या बोल रहा है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। तो यहाँ पर क्या था, ड्यूटी था प्लस एडिशनल भी थे, बहुत सारे थे। तो ये किसके रिलेटेड था? कोई गुड्स ऑफ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, कुछ है गुड्स उसके ऊपर था, तो ये भी क्या किया उन्होंने, सेक्रीफाइस किया। उसके बाद में एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज किसके ऊपर? टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी क्या किया उनको देना पड़ा जीएसटी के लिए। उसके बाद में क्या है सर? उसके बाद में एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम सीवीडी। कस्टम तो आज भी है, कस्टम कहीं गया नहीं, बट उसके अंदर एक सीवीडी करके ड्यूटी था। कस्टम्स के अंदर भी बहुत सारी है, बीसीडी, सीवीडी, राइट है, सेस, सोशल वेलफेयर, बहुत कुछ है। तो उसके अंदर एक सीवीडी था, राइट है, जिसको एडिशनल ड्यूटी बोला जाता था। तो वो सीवीडी को क्या करना पड़ा उनको देना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसके बाद में स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, जैसा सीवीडी है सेम वैसी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी था कस्टम में, वो भी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब वो नहीं लगता, उसकी जगह पे जीएसटी आ जाता है, राइट। फिर सेंट्रल सरचार्ज होते हैं ना, एजुकेशन से सरचार्ज होता है, हायर एजुकेशन से, राइट। ये सब सरचार्जेस को भी उनको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो ऊपर पूरा कैलकुलेट किया जाता था सरचार्ज एडिशंस के ऊपर, तो ये भी सेक्रीफाइस करना पड़ा उनको। नेक्स्ट क्या किया सर? स्टेट गवर्नमेंट।
अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारा दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काम बनता है ना कि कुछ उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो उन्होंने भी बोला हाँ मैं मेरे तरफ से वैट दे देता हूँ, वैट वैल्यू एडेड टैक्स पहले था जैसा अपना अपना स्टेट का वैल्यू एडेड, जैसे महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स राइट है, कर्नाटका वैल्यू एडेड टैक्स, तो सबका अपना अपना क्या है स्टेट टैक्स था, सेल्स टैक्स जिसको बोलते हैं इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं सेल्स टैक्स, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो वो क्या किया उन्होंने दे दिया। उसके बाद में सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी क्या था सेंट्रल नाम है बट स्टेट का ही था वो भी राइट है। तो वो भी क्या किया उन्होंने सेक्रीफाइस किया। फिर लग्जरी टैक्स, लग्जरी कोई भी आइटम आप लग्जरी वाला खरीदते हो तो स्टेट गवर्नमेंट आप उस पर टैक्स लेती है, तो वो भी क्या किया उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उसके बाद में एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स क्या है, कोई भी गुड्स एंटर करता है आपके स्टेट में राइट है, गुड्स परचेस टैक्स होता है, ऐसे एंट्री वो भी एंट्री माना जाता है। कोई भी गुड्स एंटर करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक एरिया से दूसरे एरिया में राइट, तो वैसे टाइम पे एंट्री टैक्स लगता है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स था, एंटरटेनमेंट के ऊपर टैक्स था तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। उसके बाद में टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट था, वो भी क्या करती थी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। परचेस टैक्स वो भी क्या किया उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा वो चीज के लिए, किसके लिए, जीएसटी के लिए। अब ये सब टैक्सेस नहीं रहे, इसके जगह पे कौन सा आ गया, जीएसटी आया, बट इसके अंदर कुछ टैक्सेस है आज भी चलते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर राइट। उसके बाद में क्या टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, जैसा कोई भी आप लॉटरी खरीदते हो वहां पर जीत जाते हो, बैटिंग करते हो, गैम्बलिंग करते हो, कुछ भी करते हो लीगली राइट, तो उसके ऊपर आपको कुछ भी इनकम अपना क्या होता है सॉरी टैक्स भरना आता है। तो वो टैक्स पहले स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते थे बट जब से जीएसटी आया वो सब चीज क्या हो गया मिक्स हो गया, उसके ऊपर जीएसटी आता है ठीक है। अब उसके बाद में क्या है स्टेट सरचार्ज एंड सेस, मतलब जितने भी इसके ऊपर सरचार्ज थे सेस थे वो सब चीज क्या करना पड़ा, सब सेक्रीफाइस करना पड़ा। ऐसा करके यहाँ पर 9 पॉइंट है, ऊपर कितने पॉइंट से सर 8 पॉइंट, ऐसा मिला के सब मिला के 17 और टैक्सेस थे जो क्या हुआ सब मिलके क्या बना जीएसटी बना। ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज पर्पस के लिए है तो आप ये याद रखना फ्यूचर में राइट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा और हमको ये भी नहीं पता कि जीएसटी में कितने टैक्सेस मर्ज हुए और कितने नहीं हुए राइट। तो प्लीज ये थ्योरी के लिए याद रखना, कल ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है राइट है। चलो आगे बढ़ते अभी अपने क्वेश्चन पे आते, व्हाट इज जीएसटी के बारे में बात करते ठीक है। चलो एक थ्योरी पॉइंट फिर से आ गया, क्या बोल रहे हैं सर, अंडर द आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 366 में, वहां पर गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि जीएसटी आप कलेक्ट कर सकते हो पब्लिक से राइट है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई भी टैक्सेस जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगने वाला है, एक्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट राइट, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। देखो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो वो बोलना ये चाहता है कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा उस पर जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट दारू। क्या सर, अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों किया सर ये देखो जब है ना दारू की बात आती है ना तो पैसे खर्चा करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ये पहले किसके हाथ में था, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। किसके हाथ में था, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, इस पे वैट लगाती थी, सेल्स टैक्स लगाती थी इसके ऊपर। मतलब जितना अल्कोहल बिकेगा तो उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा, और बहुत ज़्यादा टैक्स होता था, बहुत ज़्यादा रेट होता था जो वैट का रेट होता था ना, सबसे मैक्सिमम रेट होता था किसके ऊपर, ये दवा बोल रहा हूँ मैं अपना, ये दारू के ऊपर ठीक है। तो मेरे को ये बताओ जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, ऐसे टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट उसको सेक्रीफाइस कैसा कर दे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भाई तू जो चाहिए मांग ले मुझसे, बट मुझसे ये अल्कोहल वाला पार्ट मत मांगना, अल्कोहल वाला से मैं बहुत अच्छे से कमाता हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं मुझे, तो मैं इसके ऊपर टैक्स जीएसटी लगने ही नहीं दूंगा, मैं अपना वैट ही इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। और आज भी आप दारू खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं, उसके ऊपर क्या लगेगा, वैट ही लगेगा ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ही उसका पैसा लेती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बांटती है उस चीज़ के ऊपर राइट। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला इस पे सिर्फ मेरा हक है और मैं ही इसको क्या करूंगा,
रूल करूंगा, बाकी आप बीच में मत आना अल्कोहल के बीच में, राइट है। दारू पीने वाले के ऊपर तो कोई आता नहीं बीच में, राइट। तो सेम स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ये दारू के ऊपर मेरा हक है, राइट। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है सर? आगे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब हुआ था सर? 1 जुलाई 2017 मैंने बता दिया, और इसके ऊपर बहुत अच्छी सी कहानी है पीछे। आप 10 साल पहले भी जाओगे ना तो ये चलता ही रहेगा, जीएसटी के ऊपर बहुत पहले से चल रहा है। तो आपको पढ़ना है तो आप प्लीज वो बुक में देख लेना, रेफर कर लेना, ठीक है। वॉज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा नक्शा बदलने के लिए, मतलब पूरा जो रूप रंग बोलते हैं ना उसको पूरा बदलने के लिए। इससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे कंप्लायंसेस थे, तो अभी वैसे नहीं, अभी सिर्फ जीएसटी का कंप्लायंस है, उसी में मरो, अभी ज्यादा सोचो मत, ठीक है। द एम ऑफ मिटिगेटिंग कास्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन। देखो कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है ना, उसके लिए मुझे ना एक आपको डेमो प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट है। वो डेमो मैं जरूर प्रेजेंट करूंगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के मैं कास्केडिंग के ऊपर मैं लिख लेता हूँ। चलो आप जो बोल रहे हो यहाँ पर लिख लेता हूँ। कास्केडिंग, कास्केडिंग का मीनिंग क्या है सर? सर उसका मीनिंग है डबल टैक्सेशन। क्या है उसका मीनिंग? डबल टैक्सेशन। सर ये क्या है सर डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग? चलो हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा, उसके ऊपर पूरा अपने को सम्स जैसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एक बार। बाय अमालगमेटिंग नंबर ऑफ सेंट्रल एंड सिंगल टैक्स वन टैक्स, मतलब बहुत सारा सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स मिलके क्या किया, अमालगमेट किया, बहुत सारी चीज़ों को मर्ज किया, बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज किया, उसके बाद में उसको वन नेशन ऑन वन टैक्स बोला गया, राइट है। नेशनल लेवल पे चला। दिस विल रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स, clearing a way of integrated economic national level. All enterprises can access the national market with a minimum investment. Introduction GST will make India product competitive and international market. इन्होंने ऐसा बताया कि ये सब बैरियर्स हटा देगा, इंटरनेशनली अपने को रिकॉग्नाइज मिलेगा, लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाएगा, राइट। ये सब चीज़ उन्होंने बोला है थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको पता है क्या लिखना है उसके अंदर, राइट। अच्छा लिखना तो बहुत शुरू हो जाने का, और पूरा लिखना तो आपको वो भी पता है कैसा लिखना है, राइट। आपको सिर्फ पॉइंट्स चाहिए होता है, पॉइंट्स, जैसा मैंने नीचे पॉइंट्स प्रेजेंट किया है। बट वो पॉइंट्स में बोलने से पहले ये फिलहाल तो ये वीडियो को यहाँ पर मैं रोक लेता हूँ। हम लोग ये जो फीचर्स, आगे वाले क्या पॉइंट है, फीचर्स का है, फिर बाद में बेनिफिट्स है, फिर बाद में एक्सेप्शंस है, उसके बाद में ड्यूल जीएसटी मॉडल है। तो ये जो है मैं अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगले लेक्चर मतलब बहुत जल्दी रिलीज करूंगा, ओके। तो तब तक के लिए आप ये जो मैंने अभी पढ़ा है उसको याद कर लो, राइट है। और ये पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वो चैनल ज्वाइन कर लेना। और हाँ, ये पीडीएफ अभी मैंने डालूंगा, ये जैसा एक चैप्टर हो जाता है अपना तो मैं जल्दी, मतलब मेरा प्रोसेस में चल रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकता है मेरा पीडीएफ में, क्योंकि वो जस्ट अभी बनाया गया है। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा एक बार, कुछ मिस्टेक्स होगा तो मैं निकाल के आपको जल्दी दे दूंगा, और कुछ मिस्टेक्स है तो वो अनइंटेंशनली है, मैंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं डाला है, तो माफ़ कर देना वो चीज़ के लिए, राइट है। कोई मैं अनइंटेंशनली कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा वेट करिए, वो पीडीएफ आपको ज़रूर मैं शेयर करूँगा और जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई, उनको अपने को क्या करना है, लेना है अपने लूप में, और अपने को उनको भी पढ़ाना है, और उनको भी बताना है कि भाई वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, सॉरी, जो पेंडेमिक की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वो इफेक्टिव हो सकता है, और उससे हम पढ़ सकते हैं, और आगे जाके फ्यूचर में स्कोप है इसका। ऐसा ना हो जाए कि लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं भाई, पढ़ाने वाला चाहिए और सामने वाला पढ़ने वाला चाहिए, ये दो जन मिल जाते हैं ना, तब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, राइट है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, इसको ज़रूरत है ये वीडियो की आपके जैसे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।